नूरी जैसे ही उसकी मरहम पट्टी करके गई थी, इस्मत ने फिर उसे बुलवा लिया था। मर्दों को काबू करना तो बड़े अच्छे से आता है, तुम जैसी नीच घटिया लड़कियों को। जैसा भाई वैसी बहन। उसके आते ही इस्मत बेगम ने उस पर नश्तरों की बारिश कर दी थी, जिससे उसकी रूह तक घायल होकर रह गई थी। मगर अभी सब्र के सिवा कोई चारा ना था। ये बर्तन देख रही हो, सब रात के खाने से पहले धुल जाने चाहिए, और अगर इनमें से एक भी बचा ना तो रात के खाने तक तुम नहीं बचोगी। उसने एक नज़र सामने लगे बर्तनों के ढेर को देखा। ऐसा लग रहा था उन्होंने जानबूझकर ये धुले हुए बर्तन धोने वाले कर दिए ताकि उसे अजियत दे सके, क्योंकि पूरा सिंक और तीनों शेल्व्स गंदे बर्तनों से भरी पड़ी थी। उसने एक नज़र अपने झुलसे हाथों को देखा जिन पर सुर्ख छाले पड़े हुए थे, और फिर बर्तनों को। उसने खुदा का नाम लिया और बर्तन धोने लगी। वह मुश्किल ही सही, लेकिन वफ़ा ने रात तक जैसे जैसे करके सारे बर्तनों का ढेर धो दिया था, मगर सिर्फ वही जानती थी कि उसे ये सब करने में कितनी तकलीफ हुई। और अब तो उसके हाथ किसी काम के ना रहे थे। हाथों पर बड़े बड़े पानी के आबले फट चुके थे, उनमें से पानी रिस रहा था। आंसू बह बह कर आंखें सूज चुकी थीं। बुखार की तपिश से हलकान होती वो कभी हाथों की कपकपाहट को काबू करती और कभी पानी पीकर अपना पेट भरती। भूख से अब उसे चक्कर आना शुरू हो गए। जब उससे बाहर खाना लगाने का बुलावा आया तो वो अपनी सारी हिम्मत जमा करके उठी और नूरी के साथ मिलकर बाहर टेबल पर खाना लगाने लगी। उसका ये हाल देखकर शाजिया, नाजिया, इस्मत बेगम और शहनाज बेगम बहुत खुश थीं। खाना सर्व करते वक्त भी उसके हाथ कपकपाहट का शिकार थे। ये कौन है भाई? कासिम, जो आज ही शहर से आया था, वफा को ऊपर से नीचे तक दिलचस्पी से देखते हुए बोला। वन्नी में आई है कमजात। नाइला बेगम, जो असफंद और मोमिन की फुप्पो थी, तनफ्फुर से बोली। कासिम के लब ओ के अंदाज में खुले और सताइशी नज़रों से उसे देखा। वफा उसकी गहरी और बेबाक नज़रों से उलझन का शिकार हुई। जब भी अपने इर्द गिर्द चादर बार बार दुरुस्त करने लगी। किसी ने नोट किया हो या नहीं, मगर असफंद यार उसकी बेचैनी भांप चुका था। मोमिन को वफा के हाथ देख तशवीश ने उसे आ घेरा, मगर वो जुबान पर खामोशी का पहरा बिठाए खाना खाने लगा। लेकिन जब वही हाथ असफंद के आगे आए तो उसका दिल दुख से भर गया। वो चाहकर भी अपनी आंखों में नमी लाने से नहीं रोक सका। भूख पल में मरी थी, और उसने अपनी प्लेट के आगे हाथ रखकर उसे खाना डालने से रोक दिया तो वह अचंभे से उसकी तरफ देखने लगी। असफंद की नज़रें मुसलसल उसके हाथों की तरफ थीं, जबकि सभी हाथ रोके उसे देखने लगे। आप अपने कमरे में जाएं। असफंद की बात पर उसने कुछ कहना चाहा, मगर मैंने कहा ना, आप अपने कमरे में जाएं। इस हवेली में मुलाजमीन की कमी नहीं है। गुस्सा जब्त करने के बावजूद उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। उसे वफा की तबीयत के साथ साथ उसकी उलझन भी समझ आ गई थी, जो वो बार बार कासिम की नज़रों से महसूस कर रही थी। तभी उसे मंजर से हटाना ही उसने बेहतर समझा। उसके हटते ही सारे असपंद यार को घूरने लगे, जबकि उसकी घूरती नज़रें कासिम पर थीं, जो हड़बड़ाकर नज़रें झुका गया। उसके गुस्से की वजह से कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन वो सिर्फ अपनी प्लेट में चम्मच हिलाता। भूख तो वैसे भी मर गई थी। और फिर कुछ देर बाद वो उठकर चला गया। रात के 12 बज रहे थे। हवेली में हू का आलम था। सभी इतनी सर्दी में अपने कमरों में दबके थे। ऐसे में वफा सर्वेंट क्वार्टर में ज़मीन पर एक पतली चादर पर दीवार के साथ टेक लगाए अकड़ूं बैठी थी। हाथ और पांव जलन के मारे बेहाल कर रहे थे। आंसू बेलगाम होते उसकी आंखों से टपकते जा रहे थे। वक्फे वक्फे से उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। दर्द के मारे उसका बुरा हाल हो चुका था। ऐसे में अपने कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी तो वो ठिठकी। कोई दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। वफा ने आराम से अपनी आंखें मूंद ली थी। बर्दाश्त क्यों नहीं होता तुमसे? आखिरकार चले आए। वो जैसे उसकी मौजूदगी से वाकिफ थी, तभी आंखें बंद करके ही पहचान लिया था कि आने वाला कोई और नहीं, असफंद है। वो भी अपने नए कलफ सूट की परवाह किए बगैर उससे कुछ दूर सामने दीवार से लगकर अकड़ूं बैठ गया। नजरें झुकी हुई थी। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? क्यों चुपचाप सहती रहती हो ये सब जुल्म? जिस वफा को मैं जानता हूँ वह ऐसी तो ना थी। असफंद ने दुख से कहा। जिस वफा को तुम जानते थे उसे उसकी मोहब्बत पर नाज था, बल्कि कामिल यकीन था। जबकि यहाँ आते ही वो यकीन पल में मिस्मार हो चुका है। एक बर्बाद हुई इमारत की तरह। फिर कहाँ की बहादुरी, कहाँ का इंसाफ? हम तो अपनी ही मोहब्बत के डसे हैं, उसने तमस्कराना अंदाज में कहा, जबकि असफंद को उसकी बात में तमस्कर से ज्यादा शिकस्तहाली हाली नजर आई। क्या थी वो, और क्या बन गई थी? वफा, तुम्हें बहुत हिम्मत से मुकाबला करना होगा। हाँ, मेरी मोहब्बत ने ही मुझे यूं मुंह के बल गिराया कि उठने की सकत नहीं। मेरी मोहब्बत ने ही मुझे यूं मुंह के बल गिराया है कि उठने की सकत नहीं। फिर कहाँ का मुकाबला, कैसा मुकाबला? उसका कहकहा भी उसकी तरह खोखला हो चुका था।
तो तुम जरियाब को गुनाहगार मानती हो। असफंद की बात पर उसने तड़प कर उसे देखा। तो फिर यूं हाथ पर हाथ धरे कैसे हार मान सकती हो? उसे बेकसूर साबित करने के लिए लड़ो। असफंद की बात उसके दिल को जाकर लगी। वो सीधी हो बैठी। तुम अपनी बहन की इज्जत के लुटेरे का साथ दे रहे हो? उसके सवाल में तफसील से ज्यादा हैरत थी। तुम अपने भाई को इज्जत का लुटेरा समझती हो? असफंद ने आईब्रो उठाकर सवाल किया तो वो फौरन बोली, नहीं, कभी नहीं। मैं मर कर भी यकीन नहीं कर सकती कि जरियाब ऐसा कुछ कर सकता है। मुझे उस पर पूरा यकीन है। लेकिन तुम क्यों मेरा साथ दे रहे हो? तुम क्यों उसे बेकसूर समझते हो? तुम तो वहाँ थे ही नहीं, ना तुमने कुछ देखा, जबकि मोमिन कहता है उसने ये सब देखा। तुम फिर भी मेरा साथ क्यों दे रहे हो फिर? वफा ने यकीन से कहते हुए हैरत से उससे सवाल किया तो वो सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। जैसे तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन है, वैसे ही मुझे भी अपनी मोहब्बत पर यकीन है। अगर तुम कहती कि जरियाब वहाँ नहीं गया था, मैं तब भी यकीन कर लेता, क्योंकि मुझे तुम पर अंधा यकीन है। उसने ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज़ अदा किया जो वफा को किसी और जहान में ले जा चुका था। और कितने एहसान करेगा ये लड़का इस पर। वो बस उसे देख कर रह गई। उसकी मोहब्बत सच्ची थी, तभी वो उसे ना पाकर भी सुकून में है। जबकि मैं और मोमिन, हम में से किसी की मोहब्बत में इतना सिद्क नहीं था कि हमारी मोहब्बत कामिल हो सकती। वफा असफन को देखकर दिल में बोली। चौंकी तो तब जब नूरी मरहम लेकर आई और उसे लगाने लगी। दर्द जब्त करते उसे मुंह से कभी सिसकी निकलती तो कभी आह निकलती, जो असफन यार के दिल में दर्द की लहर बर्पा कर देती। वो चाहता तो उसकी मरहम पट्टी खुद भी कर सकता था, मगर उसे वफा की इज्जत ज़्यादा अजीज़ थी। मगर उसका दिल क्या करता, जो हर वक्त वफा के लिए हमकता था। फिर नूरी भी तो उसके हाल से वाकिफ थी। वो उसे हमेशा बहनों की तरह ट्रीट करता था। जब भी वफा के बारे में नूरी को भी सारा इल्म था। जब उससे वफा का दर्द बर्दाश्त ना हुआ तो वो जाने लगा। जब वफा के लफ्ज़ों ने उसके कदम जंजीर किए। पहली दफ़ा हुआ ऐसा कि मुझे चोट लगी और तुमने आंख उठाकर मुझे देखा भी नहीं। उसकी बात पर वो तड़प कर पलटा। ऐसा नहीं है वफा, बस डरता हूँ तुम्हें देखकर मेरी नज़रें कोई गुस्ताखी ना कर बैठे। और वैसे भी अब तुम किसी की अमानत हो मेरे पास। ऐसा कोई हक बचा ही नहीं जिसकी बिना पर तुम्हें नज़र भर कर देख सकूं। और सुना तो होगा तुमने, अदब व एहतराम पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। उसने अपने बाजू से ज़बरदस्ती आंखों से बेलगाम होते आंसू पोंछते कहा, चलता हूँ, इससे पहले कि कुछ और बोल दूँ जो बोलना नहीं। वैसे भी आजकल मुंह से दिल की हरी बात निकल जाती है। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और खाना खा लेना। असफी, उसकी हल्की सी आवाज़ पर असफंद का दिल किया कि सब छोड़ छाड़ कर उसके पास यहीं रह जाए। तुम भी खाना खा लेना, हैरान मत हो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। मोहब्बत ना सही, तुमसे दिल का रिश्ता है। पता है मुझे, मेरे जाते ही तुम खाना खाए बगैर उठ गए होगे। असफंद को हैरान होते देख उसने बात मुकम्मल की। असफंद उसकी पूरी बात सुनते ही निकलता चला गया, क्योंकि कुछ देर और रुकता तो न जाने क्या हो जाता। पीछे वफा नम आंखों से उस रास्ते को देखती रही जहाँ से वो गुजरा था। जैसे ही असफंद कमरे में गया, मोमिन के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो टहलते टहलते नीचे आया तो नूरी को किचन में रात के उस पहर देखकर चौंका। नूरी, तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? नूरी, जो वफा की मरहम पट्टी करके उसे खाना खिलाकर अभी किचन में बर्तन रखने आई थी, मोमिन की आवाज़ पर हड़बड़ा कर मुड़ी। जी, वो वफा बीबी को खाना खिलाकर उनके झुलसे हुए हाथ पर मरहम लगाकर ये बस बर्तन रखने आई थी। मैं जा रही हूँ, उसने फ़ौरन कहा और चलती बनी। इससे पहले कि वो जाती, मोमिन ने उसे रोका और कहा, वफा को मेरे कमरे में भेज दो। जी, उसने हैरत से पूछा, क्योंकि सुबह से शहनाज बेगम ने वफा को सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट करवा दिया था और उसे मोमिन के कमरे में जाने की पाबंदी लगाई थी। इस वजह से वो पूरा मुंह और आंखें खोलकर मोमिन को हैरत से तकने लगी, जिस पर उसने उसे झिड़क दिया, जितना कहा है उतना करो, वफा को मेरे कमरे में भेजो। झिड़क देते ही वो अपने कमरे में चला गया और नूरी वफा को मोमिन का पैगाम देने। ये 2 दिन जरियाब ने सूली पर लटक कर गुजारे थे। उसे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। उसकी बहन इतनी मुश्किल में थी तो वो कैसे नर्म बिस्तर पर लेट सकता था। वो मुसलसल अजियत का शिकार था। अब उसकी बस हो चुकी थी। अगर और सब्र करता तो यकीनन उसकी नसें फट जाती। उसने सोच लिया था, अब आर या पार। अब वो अपनी बहन को वहाँ नहीं रहने दे सकता था, क्योंकि उसने मोमिन की आंखों में जो आग देखी थी, उसने किसी को तो जलाकर राख करना ही था। मगर वो वफा को इस सुलगती आग से बचाना चाहता था, मगर वो इस बात से अनजान था कि वो इस आग में पहले ही झुलस चुकी है।
वो गुस्से में गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकला था। ताहिर साहब और उसकी वालदा उसे रोकने की कोशिश करते रहे, मगर वो नहीं रुका। ना ही शहर की कोई मिन्नत समाजत पर उसने कान धरे। उसने सोच लिया था कि अगर वो वफ़ा को ना ला सका तो खुद को ही उनके हवाले कर देगा। वो जैसे ही गाड़ी लेकर निकला, आधे रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर ब्रस्ट हुआ और एक झटके से उसकी गाड़ी रुकी। जैसे ही टायर देखने वो बाहर निकला, किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश किया। वो होशो-खिर्द से बेगाना हो चुका था। जब उसकी आंख खुली तो वो जेल में था, जहां उस पर टॉर्चर स्टार्ट किया जा चुका था। पुलिस वालों ने उस पर डंडे बरसा बरसा कर उसके जिस्म को लहूलुहान कर दिया था। वो चिल्ला चिल्ला कर पूछता रहा कि उसका कसूर क्या है, मगर सारे मुंह बंद किए बस अपना काम कर रहे थे। उसने डर से आंखें बंद की तो क्षण से उसकी आंखों के सामने वफ़ा का चेहरा लहराया। चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट ने बसेरा किया। उसे बस इस बात की खुशी थी कि अगर उसकी बहन दुख में थी तो सुख में वो भी नहीं था। ज़रियाब जेल में है, उसकी खबर कानो कान किसी को नहीं होनी चाहिए, खासकर असफंद यार को। असफंद यार को अगर इसकी ज़रा भी भिनक लग गई तो वो उसको निकलवाने की सरतोड़ कोशिशें करेगा। इसलिए मैंने तुम्हें इस काम के लिए चुना। उस शख्स ने सामने बैठे शख्स के हाथ पर हाथ रखकर कहा तो शैतानी मुस्कुराहट लिए वो सर हिला गया, जबकि ज़रियाब उन दोनों को देखकर सारी कारिस्तानी समझ गया कि वो इस हालत तक किसकी बदौलत पहुंचा। लेकिन दुख उसे इस बात का था कि वफ़ा को फिर भी रिहा ना करा पाया था। अगर मुझे ही कैद करना था तो फिर वफ़ा को क्यों मांगा हमसे? ज़रियाब धाड़ा। बाहर खड़े उन दोनों में से एक शख्स मुस्कुरा दिया। जलती हुई मुस्कुराहट के साथ उसने मुड़कर उसे देखा। इतनी रात को मोमिन का बुलावा वफ़ा को तशवीश में मुब्तला कर चुका था। वो जैसे ही दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आई तो मोमिन ने उसे दरवाज़ा बंद करने को कहा। दरवाज़ा बंद करके वो अगले हुक्म की मुंतज़िर थी। यहाँ आओ। दो लफ्ज़ी जवाब में मोमिन ने उसे अपने करीब बुलाया, जो सोफ़े पर टांग रखे बैठा था और एक टांग मुसलसल हिल रही थी, जो उसकी ज़हनी कैफियत के अबतर होने का शिकार थी। रात के इस पहर उन दोनों को साथ देखकर कोई कुछ भी सोच सकता था, और जो सोच वफ़ा के जहन में चल रही थी वो वफ़ा सोचना भी नहीं चाहती थी। शाम से ही मोमिन गुस्से से भरा फिर रहा था, क्योंकि उसकी असफन से पहली दफ़ा बोलचाल बंद हुई थी और वजह वफ़ा थी। अब उसका गुस्सा तो वफ़ा पर ही निकलना था, इसलिए रात के उस पहर उसे अजियत देने बुलाया था। वो उस वक्त वफ़ा को बस ज़रियाब की बहन की तरह सोच रहा था। इसके अलावा उसके दिल में कोई जज्बा ना था। वो एकदम उठ खड़ा हुआ और वफ़ा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तंजिया नज़रों से उसे देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा तुम अपने ऊपर मासूमियत का चोला ओढ़कर लोगों से हमदर्दियाँ लेती फिरोगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा? मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? वफ़ा लब भींच कर बोली, तुम जो असफंद के सामने मासूमियत और मिस्कीन बनने का ड्रामा करती हो, क्या मैं अनजान हूँ इस सब से? तुम्हारी गलत फहमी है ये। तुम क्या समझी मेरा जिगरी यार तुम पर तरस खाकर मेरे मुकाबिल उतर आएगा तो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? ना वफ़ा बीबी ना। मेरी मोहब्बत गुल हो, तुम सिर्फ इस हवेली के बाहर थी, लेकिन जिस दिन तुम उस हवेली की दहलीज पार करके अंदर आई हो, उस दिन से तुम मेरे लिए सिर्फ एक लौंडी हो, दिल बहलाने का सामान, जिससे दिल तो बहलाया जा सकता है मगर मोहब्बत नहीं की जा सकती। वफ़ा ही जानती थी कि उसकी बातों ने वफ़ा के दिल का क्या हाल किया, उसे कैसे लहूलुहान किया। तो तुम भी निकले ना एक पस्त ज़हनियत के वडेरे, जिसे सिर्फ जिस्मों से मोहब्बत है। वफ़ा की बात मोमिन को कोड़े की तरह लगी, जिस पर वो बिलबिला उठा और वफ़ा को बालों से खींचकर अपने मुकाबिल खड़ा किया। बहुत ज़बान नहीं चलने लगी मेरे आगे? पहले तो मुझे आप कहा करती थी, अब तुम पर आ गई। उसके तंजिया लहजे पर वो तमस्खराना अंदाज में मुस्कुराई। आप पहले तुम्हें इसलिए कहती थी कि तुम मेरी मोहब्बत थे, जिसके लिए एहतराम वाजिब था, मगर अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक वडेरे हो, जिसकी इज्जत मेरी नज़र में दो कौड़ी की भी नहीं, जो अपनी इज्जत को इज्जत ना दे सके। वफ़ा की बात खत्म होते ही मोमिन ने उसके लबों को अपनी दस्तरस में लिया और गुस्से की शिद्दत लौटाने लगा। वफ़ा ने उसे पीछे करना चाहा तो मोमिन ने उसके दोनों हाथ पीछे मोड़ दिए। तकलीफ से वो बिलबिला उठी, मगर मोमिन ने उस पर रहम नहीं खाया, बल्कि और उसकी सांसें तंग करता गया। उसके हवास सुन्न हो चुके थे। इससे पहले कि वो गिरती मोमिन पीछे हटा, वो खांसती हुई नीचे बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। दूसरे हाथ से होंठों को रगड़ते खून साफ किया और रगड़ती गई ताकि उस बेरहम का लम्स मिटा सके। अच्छी कोशिश थी, लेकिन तब क्या करोगी जब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी रूह में सिरायत करूँगा? आई एम डैम श्योर तड़पोगी तुम।
उसकी मुस्कुराहट से उस वक्त वफ़ा को करेहत महसूस हुई। यू नो वॉट मोमिन, तुमसे मोहब्बत करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे शर्म महसूस होती है कि मैंने तुम जैसे पत्थर दिल से मोहब्बत की, जो मोहब्बत के मीम से भी वाकिफ़ नहीं, जो समझता है कि बिस्तर पर अच्छे होने से वो औरत को अपना ग़ुलाम बना लेगा। बट यू आर हाईली मिस्टेकन। मर्द वो नहीं जो बिस्तर पर अच्छा हो, मर्द वो है जो अपनी औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, जो तुम मुझे नहीं कर सके। मोमिन को वफ़ा की बातों ने सरता पैर झुलसाया। उसने मोमिन को उसका ऐसा रुख दिखाया जिसमें उसकी शक्ल निहायत करेहत आमेज़ थी, जो मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कमरे से बाहर जाती वफ़ा को कमर से पकड़कर अंदर खींचा और कमरा लॉक करते ही उसे बेड पर पटका और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने जाने अनजाने में मोमिन की मर्दानगी को चैलेंज कर दिया था और वो अना का मारा शख्स अब अपनी मोहब्बत को बुरी तरह रोनने का इरादा रखता था। वफ़ा उसके इरादे देखकर ही डर गई। वो जैसे ही बेड से उठने लगी, मोमिन ने उसके दोनों हाथ बेड से लगाकर उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। कहाँ जा रही थी? अभी तो तुम्हें पूरी रात अपनी कही हुई बातों पर पछताना है। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं असल मर्द हूँ या नहीं। वफ़ा बुरी तरह बिलखने लगी थी। ऐसा मत करो मोमिन, मेरी मोहब्बत को दफन मत करो, मर जाऊंगी मैं। मेरी मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा मत दो मुझे कि दोबारा तुम्हें उस निगाह से मैं देख ही ना पाऊँ। ना 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 डार्लिंग, अब तो मैं तुम पर ऐसी मोहर लगाऊंगा कि तुम मेरे अलावा किसी को सोचोगी भी नहीं। देखना तो दूर की बात है। मोमिन उसको बुरी तरह झिंझोड़ते हुए बोला था। वो जनूनियत में उस पर जुल्म ढाते हुए भी ये चाहता था कि वफ़ा सिर्फ उससे मोहब्बत करे, उसे चाहे, इस बात से अनजान कि उसका ये फ़ेल वफ़ा के दिल में उसकी मोहब्बत को सिरे से ही ख़त्म कर रहा था। वफ़ा की मज़ाहमत करते हाथ बेजान हो रहे थे, जिस्म का पूर ज़ख्मी हो चुका था। खुदारा मोमिन, रुक जाओ, मेरी मोहब्बत मर जाएगी। उसकी कांपती हुई सरगोशी पर मोमिन एक लम्हे को रुका, फिर कान बंद किए मुकम्मल मदहोश होता चला गया। सुबह के 5 बजे उसने वफ़ा की जान बख्शी की और उसके कान में सरगोशी की। अगर कभी नफ्स के हाथों मजबूर हो डार्लिंग, तो कहीं बाहर मुंह मारने की बजाय मेरे कमरे में आ जाना। मैं समझ जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे हक से नवाज दूंगा। आखिरकार मोहब्बत हो तुम मेरी। ये कहते ही वो उससे दूर हटा। उसने नेम बेहोशी में उसके ये अल्फाज सुने और फिर होशो खेत से बेगाना होती चली गई। मोमिन इस बात से अनजान मज़े की नींद लूटने लगा कि उसने वफ़ा की मोहब्बत पर कारी ज़र्ब लगाई है, जिससे वफ़ा की मोहब्बत अपनी मौत आप मर गई थी। अब जो बचा था वो खाली जिस्म था, बग़ैर किसी एहसासात के, या शायद अब जान बाकी ही ना रही थी उसके वजूद में। ये तो सूरज निकलने पर पता चलना था। सुबह सब मुलाजमों को काम करता देख इस्मत बेगम के माथे पर तेवरी चढ़ी। अरे ये कमबख्त वन्नी कहाँ गई? सूरज सर पर है और उस महारानी की नींदें नहीं पूरी हो रही। हमारी नींदें उड़ाकर ये कमबख्त अपनी नींदें पूरी कर रही है। उनके चिल्लाने पर सब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। अरे नूरी, जा जाकर बुला कर आओ उसे, नाइला बेगम पुकारी। बीबी जी, वो तो रात से मोमिन साहब के कमरे में है। क्या 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 क्या? ये क्या मेरे गुनाहगार कान सुन रहे हैं? देख रही हैं भाभी आप कैसे उस कमजात ने हमारे बेटे पर भी जादू कर दिया। आपके मना करने के बावजूद वो लड़की मोमिन के कमरे में गई। नाइला बेगम अपनी नन शहनाज बेगम को देखते सीना पीटते बोली। शहनाज बेगम का चेहरा गुस्से से भर गया। जाओ नूरी, फौरन उस लड़की को बुला कर लाओ। शहनाज बेगम ने गुस्से से कहा तो वो सर पर पाँव रख कर भागी। आ जाए, देखना मैं कैसे इसकी चमड़ी उधेड़ती हूँ। नूरी के दरवाज़ा खटखटाने पर मोमिन की आंख खुली। कौन है? वो अंदर से ही गुस्से से चीखा। साहब जी, मैं नूरी। वो बेगम साहिबा वफ़ा को बुला रही हैं। जो अभी भी नींद में था। वफ़ा की बात सुनकर उसकी नींद भग से उड़ी और उसने फ़ौरन पलटकर अपने बाजू की तरफ देखा, जहां वफ़ा पूर ज़ख्मी हालत में पड़ी थी। उसकी रंगत खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ चुकी थी। मोमिन फ़ौरन उठा और उसे झिंझोड़ा। गुलरुख उठो। वफ़ा के वजूद में कोई जुम्बिश ना हुई, जबकि उसका सर्द जिस्म महसूस करते मोमिन को अपनी जान निकलती महसूस हुई। गुलरुख, मेरी जान, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। उसने कांपते लहजे में कहकर उसका मुंह थपथपाया, इस उम्मीद से कि वो उठ जाएगी, मगर बेसूद। अगर वफ़ा मोमिन का ये फिक्रमंद लहजा देख लेती तो शायद खुशी से ही मर जाती, मगर देर हो चुकी थी। ओह माय गॉड, मैंने ये क्या कर दिया? अपने हाथों से ही अपनी मोहब्बत को उधेड़ दिया। उसने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़कर नम आंखों से खुद को कोसा। उसे खुद से शदीद नफरत होने लगी। वफ़ा का ख्याल आते ही वो फ़ौरन डॉक्टर को कॉल मिलाने लगा।
वफ़ा मेरी जान उठो, प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं पागल हो गया था गुस्से से, नहीं समझ सका, मैं अब भी तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहता हूँ, उसने वफ़ा को झिंझोड़ते हुए कहा। तो वफ़ा के जिस्म पर अपने वहशीपन के निशान देखकर अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगा, यहाँ तक कि उसका अपना मुंह लाल पड़ गया, जख्मी हाथों से खून निकलने लगा था। उसने अपने हाथों को देखा, उसे वो लम्हा याद आया जब वफ़ा के हाथ जले थे, तो उसने अपने कमरे में जाकर अपने भी हाथ जख्मी कर लिए थे, यहाँ तक कि उसके हाथ से खून निकलने लगा था। वो बेशक सबके सामने सरदार बनकर वफ़ा से नफ़रत करता था, वो बेशक सबके सामने सरदार बनकर वफ़ा से नफ़रत करता, मगर अंदर से वो अब भी वही मोमिन था जो उसकी तकलीफ़ पर तड़प कर खुद को भी अजियत देने से बाज ना आता। मगर कल उसका बदतरीन गुस्सा उसकी अक्ल को खा गया था और वो फेल सर अंजाम दे गया जिसके लिए वो कभी खुद को माफ़ ना कर पाता। दरवाज़ा खटकने पर अपना हुलिया दुरुस्त करता वो उठा और वफ़ा का वजूद कंफर्टर से ढक कर दरवाज़ा खोला, जहाँ शहनाज बेगम गुस्सा लिए अंदर दाखिल हुई और बगैर उसे देखे वफ़ा की तरफ बढ़ी ताकि उसे बालों से खींचकर नीचे ले जा सके, मगर वफ़ा को देख उनके भी कदम ठिठक कर रुके। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर उनका हाथ बेसाख्ता दिल पर गया। हैरत ज़दा नज़रों से उन्होंने मोमिन को देखा, जैसा उससे उन्हें इस सब की उम्मीद ना हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उस तक गई और थोड़ी सी शीट हटाकर देखा तो उसके जिस्म पर जगह जगह अपने बेटे की हैवानियत के निशान देखकर कपकपा उठी। उन्हें बेसाख्ता उस लड़की पर तरस आया। बेशक वो भी उससे नफरत करती थी, मगर उसकी ये हालत उनका भी दिल चीर गई। उनके बेटे ने भी तो वही किया जिसके बदले में ये लड़की यहाँ आई थी। उसका सफ़ेद पड़ता जिस्म, नीले पड़ते होंठ, मध्यम सांसें, उनको उनका रब याद दिला गई थी। क्या वो इतनी सफाक हो गई थी कि दूसरों की बेटी से भी खुद हिसाब लेने चली थी? वो फ़ौरन पीछे हुई। उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मोमिन की तरफ गई और रख कर उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। तुम में और ज़रियाब में आज कोई फ़र्क नहीं रहा। मोमिन शर्मिंदगी से नज़रें झुका गया। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मुझसे नज़रें मत मिलाना। मोमिन जितनी दफ़ा खुद को कोस चुका था। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो मोमिन को ताज्जुब से देखने लगी। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं और बेहोशी का डोज भी, क्योंकि ये जितनी तकलीफ़ में है इनका होश में ना आना ही अच्छा है। वैसे एक बात कहना चाहूँगी मोमिन, तुम्हारी दोस्त होने की हैसियत से जो तुमने आज इस बेज़रर लड़की के साथ किया है, शायद ही ये लड़की अब तुम्हें कभी माफ़ कर सके, क्योंकि जो जिस्म पर तुमने ज़ख्म दिए हैं वो तो शायद मुंदमिल हो जाए, मगर जो ज़ख्म रूह पर लगे होंगे उनकी कोई माफ़ी नहीं होगी। मोमिन सोचों में डूबा वफ़ा को देख रहा था, जो दुनिया जहान से बेखबर बेहोश थी। अब पता नहीं होश में आकर उसका क्या रिएक्शन होता।